हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फायर वॉचर इंटरव्यू के बारे में। इसमें हम जानने वाले हैं कि जब भी आप फायर वॉचर के इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वहां पर आपको कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं और उसका आपने किस तरीके से आंसर देना चाहिए। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि फायर क्या होता है। तो उसकी डेफिनेशन है, फायर इज अ केमिकल रिएक्शंस ऑफ फ्यूल विथ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट ऑक्सीजन एंड ड्यूरिंग द रिएक्शन हीट एंड लाइट प्रोड्यूसेस। फायर यानी कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शंस होता है जिसमें फ्यूल हो गया, हीट हो गया और ऑक्सीजन हो गया, इन तीनों का एक केमिकल रिएक्शंस होता है और उस केमिकल रिएक्शन से हीट और लाइट जो है वो प्रोड्यूस होती है, उसे फायर कहते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि ये फायर के एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ फायर में आता है सबसे पहले फ्यूल, फिर है ऑक्सीजन, फिर है हीट। लेकिन इसमें भी हमें एक बात समझना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि एक रूम है, उसके कॉर्नर में हमने क्या किया, एक जगह पर फ्यूल रख दिया, दूसरे कॉर्नर में है ऑक्सीजन और तीसरे कॉर्नर में है हीट। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये फायर के तो एलिमेंट्स है। अब ये एक कमरे में है तो फायर लग जाएगी, तो इसका आंसर आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग है। तो इसका मतलब ये है कि जब तक ये तीनों कंबाइन नहीं होंगे आपस में तब तक आग नहीं लगेगी, और ये कंबाइन होने के बाद जब तक उसमें एक केमिकल रिएक्शन, जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा था, वो जब तक नहीं होगा तब तक आग नहीं पकड़ेगी। तो इसमें चौथा पॉइंट जो है वो ऐड हो जाएगा, वो यानी कि चेन रिएक्शंस। यानी कि इन तीनों में जो रिएक्शंस होगी उसे चेन रिएक्शंस कहते हैं। वो जब तक नहीं होगी तब तक आग नहीं लगेगी। यानी कि उसके एलिमेंट्स ऑफ फायर में 4 फैक्टर आएंगे। वो हो जाएगा फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन और लास्ट में चेन रिएक्शन। चलिए अब जानते हैं कि फायर ट्रायंगल क्या होता है। तो फायर ट्रायंगल में क्या होता है कि जैसे कि हमने इसके पहले देखा कि फायर के एलिमेंट्स क्या है, वो कौन से थे, वो 3 एलिमेंट्स थे। वो थे फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट। अब ये जो फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट है, इन तीनों को अगर कंबाइन किया जाए तो उसके बाद जो एक चेन रिएक्शंस फॉर्म होगी उसी को फायर ट्रायंगल कहते हैं। यानी कि फायर ट्रायंगल क्या हो जाएगा, फ्यूल प्लस ऑक्सीजन प्लस हीट प्लस चेन रिएक्शंस। ये जब चारों कंबाइन होंगे तभी फायर ऑकर होगी और फिर उस फायर को फायर ट्रायंगल कहेंगे। आपको एक बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि अब फायर ट्रायंगल को फायर टेट्राहेड्रन कहते हैं, क्योंकि पहले फायर ट्रायंगल में 3 कंपोनेंट्स आते थे। वो थे ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल। लेकिन अब जब से ये चौथा कंपोनेंट्स ऐड हुआ, यानी कि जो चेन रिएक्शन हमने इसमें देखा है, तो जब से ये ऐड हुआ है तब से इसका नाम फायर टेट्राहेड्रन हो गया है। यानी कि फायर ट्रायंगल में 3 कंपोनेंट्स होते हैं और फायर टेट्राहेड्रन में 4 कंपोनेंट्स होते हैं। आपको और एक बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि ये जो फायर ट्रायंगल्स के एलिमेंट्स है, इसमें से अगर एक भी एलिमेंट्स वहाँ पर नहीं रहेगा तो ये फायर ऑकर नहीं होगी। एग्जाम्पल के तौर पर ये जो तीनों एलिमेंट्स है, जैसे कि फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट, इसमें से एक भी एलिमेंट्स अगर आप निकाल दोगे तो उसकी चेन रिएक्शन फॉर्म नहीं होगी और वो फायर ऑकर नहीं होगा। अनुसार क्लासिफिकेशन ऑफ फायर क्या है? तो इसमें क्लास ए फायर है ऑर्डिनरी सॉलिड कंबस्टेबल मटेरियल फायर, यानी कि सॉलिड को लगने वाली जो भी फायर है वो इस कैटेगरी में आती है। एग्जांपल के तौर पर वुड हो, पेपर हो, एक्सेट्रा। फिर उसके बाद है क्लास बी फायर, जिसमें आता है फ्लैमेबल लिक्विड फायर, यानी कि जो भी फ्लैमेबल लिक्विड हो या फिर कंबस्टेबल लिक्विड हो वो इस कैटेगरी में आता है। एग्जाम्पल के तौर पर डीजल हो, पेट्रोल हो, एक्सेट्रा। फिर उसके बाद क्लास सी है, वो है फ्लैमेबल गैस फायर, जिसमें कंबस्टेबल गैस हो या फिर फ्लैमेबल वेपर हो, उसको लगने वाली जो फायर है वो क्लास सी फायर कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर हाइड्रोजन गैस हो, एसिटिलीन गैस हो, एक्सेट्रा। फिर उसके बाद क्लास डी फायर है, वो है कंबस्टेबल मेटल फायर, यानी कि कंबस्टेबल मेटल की जो भी फायर है वो इस कैटेगरी में आती है। एग्जाम्पल के तौर पर सोडियम हो, पोटेशियम हो, मैग्नीशियम हो, एक्सेट्रा। और फिर उसके बाद क्लास एफ है, वो है किचन फायर, जिसे कुकिंग ऑयल फायर भी कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर वेजिटेबल ऑयल्स हो या फिर फैट्स हो। तो इस प्रकार जो है अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टोटल 5 क्लासिफिकेशन होते हैं फायर के, जिसमें क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास एफ आते हैं। चलिए अब जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ फायर क्या है। तो इसमें क्लास ए है ऑर्डिनरी सॉलिड मटेरियल फायर, एग्जाम्पल के तौर पर वुड हो, पेपर हो, एक्सेट्रा। क्लास बी है फ्लैमेबल लिक्विड फायर, जैसे कि एग्जाम्पल है डीजल, पेट्रोल, एक्सेट्रा। क्लास सी है फ्लैमेबल गैस फायर, एग्जाम्पल है हाइड्रोजन गैस, एसिटिलीन गैस, एक्सेट्रा। क्लास डी फायर है कंबस्टेबल मेटल फायर, एग्जाम्पल सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एक्सेट्रा। और क्लास एफ फायर है कुकिंग अप्लायंसेस यानी कि फैट्स, जिसे किचन फायर भी कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर वेजिटेबल ऑयल्स एंड फैट्स।
और फिर उसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल फायर। तो दोस्तों आपको एक बात यहाँ पर समझनी है कि इलेक्ट्रिकल फायर जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ फायर में नहीं आता है, यानी कि इसको क्लास नहीं दिया गया है। यानी कि जब भी आप इलेक्ट्रिकल फायर का सिंबल देखोगे तो वहां पर ई टाइप का जो क्लास है वो नहीं आता है, लेकिन वहां पर इलेक्ट्रिकल सर्किट का सिंबल जरूर होता है। यानी कि ये जो है ये एक प्रकार की आग है जिसको डिवाइड यहाँ पर किया है, लेकिन इसको क्लास का फॉर्म नहीं दिया है। यानी कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो या फिर अप्लायंसेस हो, उसकी वजह से जब तक आग लगी है वो इस कैटेगरी में आती है जो है इलेक्ट्रिकल फायर। लेकिन जैसे ही वो इलेक्ट्रिकल का सप्लाई बंद किया जाता है तो ये जो आग है वो डिवाइड हो जाती है जो बाकी हमने क्लासेस ऑफ फायर देखे हैं उसमें। तो दोस्तों ये जो है ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जो आपको समझना है। यानी कि इसमें इलेक्ट्रिकल फायर है लेकिन उसको क्लास में कंसीडर नहीं किया गया है। चलिए अब जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू एनएफपीए 10 स्टैंडर्ड के अनुसार क्लासिफिकेशन ऑफ फायर क्या है। तो इसमें क्लास ए है ऑर्डिनरी सॉलिड मटेरियल फायर, एग्जाम्पल वुड हो, पेपर हो, एक्सेट्रा। फिर उसके बाद क्लास बी है फ्लैमेबल लिक्विड एंड गैसेस फायर्स, एग्जाम्पल डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोजन गैस, एक्सेट्रा। फिर उसके बाद क्लास सी फायर है वो है इलेक्ट्रिकल फायर, एग्जाम्पल कि जो भी एनर्जाइज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है इसको अगर आग लगती है तो वो इलेक्ट्रिकल फायर यानी कि क्लास सी कैटेगरी में आती है। फिर उसके बाद है क्लास डी फायर जो है कंबस्टेबल मेटल फायर, एग्जाम्पल सोडियम हो, पोटेशियम हो, मैग्नीशियम हो, एक्सेट्रा। और फिर लास्ट में है क्लास के फायर, और क्लास के में आता है कुकिंग ऑयल फायर्स जिसे हम किचन फायर भी कहते हैं, एग्जाम्पल वेजिटेबल ऑयल्स एंड फैट्स। तो यहाँ पर आपको समझना है कि इंडियन स्टैंडर्ड में टोटल 5 क्लासिफिकेशन है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड में भी 5 क्लासिफिकेशन है, जैसा कि इंडियन स्टैंडर्ड और ब्रिटिश स्टैंडर्ड में सेम ही है। लेकिन ब्रिटिश स्टैंडर्ड में बताया गया है कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को अगर आग लगती है तो उसको भी यहाँ पर कैटेगराइज किया है, लेकिन उसको क्लास नहीं दिया गया है, लेकिन वो एक प्रकार की फायर है। और एनएफपीए स्टैंडर्ड में बताया गया है कि फ्लैमेबल लिक्विड और फ्लैमेबल गैस वाली जो फायर है इसको 2 क्लास में डिवाइड न करके एक ही क्लास में इसको बताया गया है जो है क्लास बी फायर। और यहाँ पर क्लास सी फायर में इलेक्ट्रिकल फायर को ऐड किया है। और लास्ट में यहाँ पर क्लास के फायर है, यहाँ पर क्लास एफ फायर नहीं है। तो ये जो चीजें हैं ये थोड़ी कंफ्यूजन वाली चीजें हैं, इसको आपको समझना है। खासतौर से अगर देखा जाए तो फायर एक्सटिंग्विशर के 5 मेन टाइप होते हैं। उसमें आता है वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, सेकंड आता है फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, थर्ड आता है ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर, फोर्थ आता है कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर, और फिफ्थ में आता है वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर। आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि वाटर टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसके भी डिफरेंट वर्जन्स आते हैं, यानी कि वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के भी डिफरेंट 2 जो है वो डिफरेंट वर्जन है। वो है वाटर मिस्ट एक्सटिंग्विशर और दूसरा है वाटर स्प्रे एक्सटिंग्विशर। लेकिन ये जो दोनों है वो वाटर की ही फॉर्म है, इसलिए उसको एक ही कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। और एक फायर एक्सटिंग्विशर है जिसका नाम है ड्राई पाउडर, उसके भी डिफरेंट वर्जन है। एक है ड्राई पाउडर स्टैंडर्ड एक्सटिंग्विशर और दूसरा है ड्राई पाउडर स्पेशलिस्ट एक्सटिंग्विशर। अब ये दोनों जो डिफरेंट वर्जन है वो एक ही कैटेगरी में आते हैं, यानी कि ड्राई पाउडर में, इसलिए इसको एक ही कंसीडर किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि फायर एक्सटिंग्विशर के जो सब वर्जन है उसको अगर हम कंसीडर करते हैं तो टोटल 8 टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर हो जाते हैं। लेकिन अगर हम मेन फायर एक्सटिंग्विशर की बात करें तो उसके टोटल 5 टाइप है। आपको और एक बात ध्यान में रखनी है कि ऐसा कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है कि जो सभी क्लासेस ऑफ फायर पर चल सकेगा। चलिए अब संक्षिप्त में जानते हैं कि ये जो 5 टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर है उसके बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। तो वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो क्लास ए फायर के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तो वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर को हम कैसे पहचानेंगे? तो सबसे पहले जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर वाटर लिखा हुआ रहेगा, और दूसरी बात उसका जो लेबल कलर रहेगा वो रहेगा ब्राइट रेड। इसकी वजह से आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो खास तौर से ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि पेपर हो गया, वुड हो गया, इसके ऊपर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वाटर बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर का हमें कहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आइए उसके बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को अगर मान लो आग लगती है तो उसके ऊपर आपको वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं करना है। किचन को अगर मान लो आग लगती है तो वहां पर भी आपको वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं करना है। फ्लैमेबल गैस या फिर जो लिक्विड है उसके ऊपर अगर मान लो आग लगती है वहां पर भी आपको वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं करना है। चलिए अब जानते हैं फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। फोम टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो ज़्यादातर यूज़ होता है क्लास बी फायर के ऊपर, लेकिन उसका इस्तेमाल क्लास ए फायर पर भी कर सकते हैं क्योंकि वो वाटर बेस है।
फोम टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर को हम कैसे पहचानेंगे, तो उसका जो लेबलिंग कलर है वो रहता है क्रीम कलर का और उसके ऊपर फोम लिखा हुआ रहता है, तो हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फोम टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर को खास तौर से जो ऑर्गेनिक मटेरियल है जैसे कि पेपर हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, वुडन हो गया, इसके ऊपर हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो फ्लैमेबल लिक्विड है जैसे कि पेंट हो गया, पेट्रोल हो गया, उसके ऊपर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कहाँ पर नहीं करना चाहिए, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो किचन टाइप की जो फायर होती है उसके ऊपर आपको फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं करना है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को अगर मान लो आग लगती है तो उसके ऊपर भी आपको फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं करना है। और मान लो मेटल को अगर आग लगती है तो उसके ऊपर भी आपको फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं करना है। चलिए अब जानते हैं हमारे थर्ड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में, जिसका नाम है ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर, जिसे हम DCP भी कहते हैं, यानी कि ड्राई केमिकल पाउडर। ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो क्लास A, क्लास B और क्लास C फायर जो है उसके ऊपर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए हम उसको ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। तो अब हम ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे पहचानेंगे कि उसके ऊपर पाउडर जो वर्ड है वो लिखा हुआ रहता है और उसका जो लेबलिंग कलर है वो ब्लू कलर का रहता है, जिसकी वजह से हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर का जो इस्तेमाल है वो आप ऑर्गेनिक जो मटेरियल्स है जैसे कि पेपर है, कार्डबोर्ड है, वुड है, इसके ऊपर तो कर सकते हो। साथ ही साथ जो फ्लैमेबल लिक्विड है जैसे कि पेंट, पेट्रोल, इसके ऊपर भी कर सकते हो। और उसके साथ ही फ्लैमेबल जो गैसेस है जैसे कि LPG गैस है, एसिटिलीन गैस है, उसके ऊपर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब बात करते हैं कि ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो कहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो जो कुकिंग ऑयल है उसके ऊपर अगर मान लो आग लगती है तो वहाँ पर आपको ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं करना है। 1000 वोल्ट के ऊपर वाले जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसको अगर मान लो आग लगती है वहाँ पर भी आपको DCP टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं करना है। चलिए अब बात करते हैं हमारे चौथे टाइप फायर एक्सटिंग्विशर की, जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर। तो CO2 टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो खास तौर से जो इलेक्ट्रिकल टाइप की जो फायर होती है उसके ऊपर इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा कि जो कंप्यूटर सर्वर जो रूम होती है उसके बाहर ज़्यादातर हम CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर रखते हैं। अब हम CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे पहचानेंगे, तो वो जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसके ऊपर CO2 लिखा हुआ रहेगा और साथ ही में उसका जो लेबलिंग कलर है वो ब्लैक रहेगा, उसकी वजह से हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कहाँ पर करना चाहिए। तो फ्लैमेबल जो लिक्विड है जैसे कि पेंट हो गया, पेट्रोल हो गया, इसको अगर आग लगती है तो आप CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर सकते हो। और दूसरा इलेक्ट्रिकल फायर, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को अगर मान लो आग लगती है तो वहाँ पर भी आप CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं कि CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कहाँ पर नहीं करना चाहिए। खास तौर से जो किचन फायर होती है उसके ऊपर आपको CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं करना है। कंबस्टेबल मटेरियल जैसे कि पेपर हो गया, वुड हो गया या फिर टेक्सटाइल हो गया, उसके ऊपर आपको CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं करना है। फ्लैमेबल जो मेटल है जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, उसको अगर मान लो आग लगती है तो वहाँ पर भी आपको CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं करना है। चलिए अब देखते हैं हमारे पांचवें टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में, जिसका नाम है वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर। वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर को क्लास F फायर के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें कुकिंग ऑयल्स और फैट्स इन्वॉल्व होते हैं। उसको अगर मान लो आग लगती है तब वहाँ पर वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब ये वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर है उसको हम पहचानेंगे कैसे, तो उस फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर वेट केमिकल लिखा हुआ रहेगा और साथ ही में उसका जो लेबलिंग कलर है वो येलो रहेगा, उसकी वजह से हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इस वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, जैसे कि कुकिंग ऑयल और फैट को आग लगती है तो उसके ऊपर हमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल हमें कहाँ पर नहीं करना चाहिए। जैसे कि फ्लैमेबल लिक्विड और फ्लैमेबल गैस जो फायर होती है उसके ऊपर हमें वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं करना है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के ऊपर अगर मान लो आग लगती है तो वहाँ पर भी हमें वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं करना है। और साथ ही में जो फ्लैमेबल मेटल्स है उसके ऊपर भी हमें वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं करना है। फायर एक्सटिंग्विशिंग मेथड्स यानी कि आग कैसे बुझाई जाती है, उसके क्या मेथड्स होते हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं।
तो टोटल हम यहाँ पर 4 मेथड्स देखने वाले हैं। उसमें सबसे पहला है कूलिंग, सेकंड है स्टारवेशन, थर्ड है स्मूथरिंग और फोर्थ है चेन ब्रेकिंग रिएक्शन। तो चलिए अब हम इसको डिटेल में जानते हैं और समझते हैं कि इनका क्या मतलब होता है। तो दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी आग लगने के लिए 3 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती है। उसमें हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन, ये जब तीनों चीज़ें मिलेगी तभी आग लगेगी। और इसमें से अगर एक भी चीज़ अगर हमने निकाल दिया तो आग नहीं लगेगी। तो उसी मेथड को हम यहाँ पर अभी अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहली मेथड है कूलिंग मेथड। इसमें हम क्या करते हैं कि जो फायर का जो सीन होता है उसमें से हम हीट को रिमूव करते हैं, उसे कूलिंग मेथड कहते हैं। और इस हीट को हम रिमूव करने के लिए बाय यूजिंग वाटर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर फोम टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद है स्टारवेशन मेथड। इसमें क्या होता है कि जो फायर का जो सीन होता है उसमें से हम फ्यूल को रिमूव करते हैं, उसी को स्टारवेशन मेथड कहते हैं। और ये फ्यूल को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो जो भी फ्यूल का सप्लाई है उसको हम कट करके इस फ्यूल को रिमूव कर सकते हैं। फिर उसके बाद है स्मूथरिंग मेथड। इसमें हम क्या करते हैं कि जो फायर का सीन होता है उसमें से हम ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं, उसी मेथड को स्मूथरिंग मेथड कहते हैं। और इस ऑक्सीजन को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो उसके लिए हम CO2 फायर एक्सटिंग्विशर या फिर DCB फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके हम ऑक्सीजन को रिमूव कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हमारी मेथड है चेन ब्रेकिंग रिएक्शन। इसमें हम क्या करते हैं कि जो फायर की जो चेन होती है उस चेन को हम DCB फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके भी तोड़ सकते हैं, या फिर ब्लैंकेटिंग का इस्तेमाल करके भी उस चेन रिएक्शन को तोड़ सकते हैं। इस चेन रिएक्शन में क्या होता है कि किसी एजेंट को हमें अप्लाई करना पड़ता है उस केमिकल चेन रिएक्शन के ऊपर, ताकि वो जो जलने वाली जो प्रोडक्ट्स है उसमें ब्रेकडाउन कर सके। और ये जो ब्रेकडाउन है ये हीट या फिर ऑक्सीडाइजेशन के ज़रिए होता है। तो ये जो चारों मेथड है इसमें से अगर हमने किसी एक को भी अगर इंटरफेयर कर लिया, यानी कि किसी एक को भी अगर रिमूव कर लिया, तो हम फायर को बढ़ने से रोक सकते हैं। व्हाट इज द पास रूल, यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर को ऑपरेट करने का पास रूल क्या होता है उसके बारे में बताइए। तो आपको बताना है P स्टैंड फॉर होता है पुल द पिन, यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर की जो लॉक पिन होती है उसको आपको पुल करना है। फिर उसके बाद है A स्टैंड फॉर होता है एम एट द बेस ऑफ फायर, यानी कि जहां पर भी आग लगी है वहां पर आपको निशाना साधना है। फिर उसके बाद है S यानी कि स्क्वीज द ट्रिगर, यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर का जो ट्रिगर है वो आपको दबाना है। और फिर उसके बाद का लास्ट का S आता है वो है स्वीप टू साइड बाय साइड, यानी कि आपको अभी फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो साइड बाय साइड जो है वो आपको स्वीप करना है। तो इस तरीके से ये पास रूल होता है फायर एक्सटिंग्विशर को ऑपरेट करने का। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेल्डिंग के लिए आप क्या प्रिकॉशन ले सकते हो। तो उसके लिए आप आंसर दे सकते हो कि जो भी कंबस्टेबल मटेरियल है उस प्लेस में जहां पर भी वेल्डिंग हो रही है तो उसको सबसे पहले रिमूव करना है। फिर उसके बाद है कि जो भी वर्क एरिया है उसको क्लियर करना है, और जो भी वुडन की चीजें होंगी फ्लोर के ऊपर तो उसको आपको कवर करना है, वो भी फायर प्रूफ ब्लैंकेट के साथ में। फिर उसके बाद है कि जो भी वर्क एरिया है उसके अराउंड में आपको फायर ब्लैंकेट का जो बूथ है उसको आपको बनाना है। फिर उसके बाद आप बोल सकते हो कि जो भी वेल्डिंग मशीन है उसका डबल अर्थिंग होना चाहिए। फिर उसके बाद है कि जो भी वेल्डिंग एरिया है वो ड्राई होना चाहिए और वाटर से फ्री होना चाहिए। फिर उसके बाद है कि जहां पर भी वेल्डिंग हो रही है वहां पर फायर एक्सटिंग्विशर या फिर सैंड बकेट जो है वो उसके नियर बाय में होना चाहिए। फिर उसके बाद है कि जो भी वेल्डिंग का वर्क एरिया है उसको आपको बैरिकेड करना है और वहां पर साइन बोर्ड जो है वो लगाना है। फिर उसके बाद है कि वेल्डिंग ऑपरेशन करते वक्त जो भी मैंडेटरी पीपीज हो या फिर जॉब रिलेटेड जो भी पीपीज हो, जैसे कि लेदर हैंड ग्लोव्स हो, गॉगल्स हो, हेलमेट्स हो, ये सभी पहनना होता है। फिर उसके बाद है कि वेल्डिंग ऑपरेशन अगर स्टॉप हो जाता है तो उसका जो स्विच है वो पावर ऑफ किया है कि नहीं किया है वो भी कंफर्म करना होता है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि एक थ्रैश बिन है जिसमें फुल ऑफ पेपर है, यानी कि पूरा पेपर से जो है वो थ्रैश बिन भरा हुआ है और उसको सिगरेट की वजह से जो है वो आग लगती है, तो कौन सा जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो आप इसके ऊपर इस्तेमाल करोगे। तो इसके लिए आप आंसर दे सकते हो कि ये जो फायर है ये कंबस्टेबल मटेरियल को लगने वाली फायर है, यानी कि ये जो फायर है ये क्लास A कैटेगरी में आती है। तो इसके लिए क्लास A फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो इस्तेमाल करना है। एग्जाम्पल के तौर पर वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं इस आग को बुझाने के लिए। कि फ्लैश पॉइंट यानी कि होता क्या है, तो किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल का फ्लैश पॉइंट यानी कि उसका जो लोवेस्ट टेम्परेचर होता है जहां पर वेपर जो है वो फॉर्म होते हैं,
जब वहाँ पर इग्निशन सोर्स जो है वो प्रेजेंट होता है, यानी कि इग्निशन सोर्स वहाँ पर प्रेजेंट है और वो जो पर्टिकुलर मटेरियल है उसको वहाँ पर इससे जो है हीट मिल रही है, टेम्परेचर मिल रहा है। तो वो जो लोवेस्ट टेम्परेचर है जहाँ पर इस पर्टिकुलर मटेरियल का वेपर जहाँ पर निकलता है और वो वेपर निकलने के बाद वहाँ पर इग्नाइट हो जाता है, तो वो लोवेस्ट टेम्परेचर में जहाँ पर इग्नाइट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ इग्निशन सोर्स, उसे फ्लैश पॉइंट कहा जाता है। फ्लैश पॉइंट जो है वो फ्लैश को प्रोड्यूस करता है जब वहाँ पर इग्निशन सोर्स प्रेजेंस होता है। एग्जाम्पल के तौर पर डीजल का जो फ्लैश पॉइंट होता है वो 52 टू 96 डिग्री सेल्सियस तक होता है। आपको एक बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि किसी भी लिक्विड का जो फ्लैश पॉइंट है वो चेंज हो सकता है, क्योंकि वो जो है वो डिपेंड होता है कि अराउंड में जो भी एयर है उसके ऊपर क्या प्रेशर है। चलिए अब जानते हैं कि फायर पॉइंट यानी कि क्या होता है। तो किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल का फायर पॉइंट यानी कि उसका लोवेस्ट टेम्परेचर, जहां पर उस पर्टिकुलर मटेरियल से वेपर निकलना चालू हो जाता है और इग्निशन सोर्स की मदद से उस वेपर में बर्निंग होना चालू हो जाता है। लेकिन जब हम इस इग्निशन सोर्स को वहां से रिमूव करते हैं तब भी उसमें बर्निंग जो है वो चालू रहती है, तो उसे फायर पॉइंट कहा जाता है। और फायर पॉइंट में क्या होता है कि वो कंटिन्यू बर्न होते रहता है अगर हम इग्निशन सोर्स को रिमूव करते हैं तब भी। एग्जाम्पल के तौर पर डीजल का फायर पॉइंट है 210 डिग्री सेल्सियस। आपको एक बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि फ्लैश पॉइंट जो है वो हमेशा फायर पॉइंट से कम ही रहता है। तो आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा फायर वॉचर इंटरव्यू के बारे में कि वहां पर आपको कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं और उसका आपने किस तरीके से आंसर देना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।